हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन IIT जेई। आज से हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के जेई मेंस के 2025 के PYQs जो करने वाले हैं वो हैं अप्रैल सेशन के। तो इसके अंदर हमें क्या बोल रखा है, ये हमारा पहला प्रॉब्लम है अप्रैल सेशन का। लेट f(x) बी अ पॉजिटिव फंक्शन एंड इंटीग्रेशन I1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम -half to 1 2x f of 2x into 1 minus 2x dx and I2 equals to integration from -1 to 2 f of x into 1 minus x dx, then we have to find out the value of I2 upon I1। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है और अगर आप देखेंगे इन दोनों ही फंक्शन में एक बहुत ही अच्छी सी सिमिलैरिटी हमें दिखाई दे रही है अपनी दो प्रॉपर्टीज के ऊपर डेफिनेट इंटीग्रेशन की। तो उसको करना स्टार्ट करते हैं। अगर हम इन दोनों ही टाइप्स को देखते हैं I1 एंड I2 को, तो हमें दो प्रॉपर्टी याद आ रही हैं इसके अंदर। एक तो f of x from a to b dx, it can also be written as integration from a to b f of, इन दोनों ही जो लिमिट्स हैं इनका सम अगर हम कर लेते हैं और उसमें से जो वेरिएबल है उसको माइनस कर देते हैं dx। और इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी हमें याद आनी चाहिए, -a to a f of x dx। अगर फंक्शन हमारे पास इवन फंक्शन है तो हम यहां से इसको ऐसा बोल सकते हैं 0 to a f of x dx। अब ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी या नहीं लगेगी ये तो हम आगे देखेंगे, लेकिन ये प्रॉपर्टी तो हमें लगती हुई बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे रही है। तो हमने क्या करा, अपने इस फंक्शन I1 को ले लिया, इंटीग्रेशन को ले लिया और यहां पर हमने अपनी ये जो प्रॉपर्टी है, ये वाली प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को इसमें अप्लाई कर दिया और इसको हमने अभी के लिए इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया है। तो हम देख पा रहे हैं कि अगर हमने ये प्रॉपर्टी अगर इसमें अप्लाई करी, ये वाली प्रॉपर्टी अगर इसमें अप्लाई करी, तो हमारे पास जो लिमिट का जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 प्लस माइनस हाफ मतलब हाफ। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू, यहां पर देखते हैं x की जगह हमें बोलना पड़ेगा हाफ माइनस x। इसका रीजन आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि जब हमने अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस वेरिएबल किया तो हमारे पास अल्टीमेटली कितना आ रहा है, हाफ माइनस एक्स। इसी चीज को हमने यहां पर x से x को रिप्लेस किया है। तो हमारे पास और कितना आ रहा है, f ऑफ 2 इंटू, अगेन यहां पर कितना हो जाएगा, हाफ माइनस एक्स इंटू, ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 2 इंटू हाफ माइनस एक्स। और आपने इस ब्रैकेट को भी क्लोज कर दिया और dx लगा दिया। बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी, ये हो जाएगा हमारे पास -हाफ से 1 तक, ये कितना हो रहा है, अगर हमने एलसीएम ले लिया कितना हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 2x और अपॉन में 2 आ रहा है और इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली कितना आ रहा है हमारे पास 1 माइनस 2x f ऑफ, यहां पर भी देख लेते हैं कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2x हो जाएगा और इस डिनोमिनेटर वाले 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 माइनस 2x एक ब्रैकेट में तो ये आ रहा है, और अगर यहां पर ध्यान से देखें ये हो जाएगा 1 माइनस 2x और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस को जब हम अंदर अप्लाई कर देंगे हो जाएगा -1 प्लस 2x। तो 1 से 1 कैंसिल आउट होकर अल्टीमेटली कितना बच रहा है, 2x। तो अगर हम इस फंक्शन को देखते हैं, ये फंक्शन हमें इस ओरिजिनल फंक्शन जैसा ही दिखाई सा दे रहा है, लेकिन जो स्टार्टिंग में जो 2x आ रहा है उसकी जगह कितना आ गया हमारे पास, 1 माइनस 2x। अब अगर ऐसे में हम इस इक्वेशन को बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सिंपल से अगर एड अप कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ रही है ट्वाइस टाइम ऑफ I1 इक्वल्स टू, क्योंकि लिमिट सेम है तो इसलिए ये इजिली एड अप हो पा रहा है, माइनस के हाफ से लेकर 1 तक। अब देख रहे हैं कि देखो ये फंक्शन तो इस फंक्शन के जैसा ही है, तो ये हमारे पास इजीली कॉमन आ सकता है और हमारे पास ये कितना हो रहा है, f ऑफ 2x इंटू 1 माइनस 2x, चाहे ऐसे लिख दीजिए चाहे ऐसे लिख दीजिए, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, dx। और बच जो रहा है 2x प्लस 1 माइनस 2x, तो हम देख रहे हैं 2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्टीमेटली बच कितना आ रहा है हमारे पास 1। हम चाहें तो इस 2 को इसके अपॉन में भी भेज सकते हैं। खैर इतना हमें समझ में आता है। अब ये हमारा I1 वाला जो फंक्शन बन के आ रहा है केवल f ऑफ समथिंग समथिंग बन के आ रहा है। अगर हम ध्यान से देखते हैं I2 जो फंक्शन है वो भी f ऑफ समथिंग समथिंग बन के आ रहा है। हम देखते हैं कि यहां पर x इंटू 1 माइनस एक्स टाइप से बन रहा है और यहां पर 2x इंटू 1 माइनस 2x करके बन रहा है।
अगर हम यहां पर एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन अगर कर देते हैं तो हमारे लिए काम काफी इजी हो जाएगा। और वो हर कोई समझ पा रहा होगा कि अगर हम 2x को एक t की तरह अगर कन्वर्ट कर देते हैं, रख देते हैं, तो हमारे लिए काम इजी हो रहा है। तो हमने क्या करा, 2x इक्वल टू t एज्यूम कर लिया, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारे पास 2dx इक्वल टू dt। और इसके अलावा अगर हम इनकी लिमिट्स को अगर चेक करते हैं, अगर हमने x इक्वल टू 1 रखा तो हमारे पास t इक्वल टू कितना आ रहा है, देखो x इक्वल टू 1 रखने पर t इक्वल टू 2 आ रहा है, एंड x इक्वल टू माइनस का हाफ रखने पर t इक्वल टू माइनस का 1 आ रहा है हमारे पास। तो हमारे पास ये लिमिट्स भी आ गई हैं। तो हमने इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी, तो ये हो जाएगा हमारे पास ट्वाइस टाइम ऑफ I1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, और लिमिट्स हो जाएंगी -1 से लेकर 2 तक। और अभी के लिए ये जो अभी हमने फॉर्मूलाज लिखे हैं इनको हटा देते हैं, क्योंकि फॉर्मूलाज अल्टीमेटली तो हमारे माइंड में हमें याद ही है। और आगे का एक्सप्रेशन लिखते हैं, f ऑफ ये कितना हो जाएगा हमारे पास t इंटू 1 माइनस t, क्योंकि 2x को हमने क्या रखा है t, और dx की जगह कितना आ जाएगा dt बाय 2। इस चीज को बहुत सिंपल से हम समझने की कोशिश करते हैं, और यहां से हम इस 2 को भी इसके पास भेज देते हैं। तो यह हमारे पास हो रहा है 4 टाइम्स ऑफ I1, या ऐसा भी कर सकते हैं हम अभी के लिए कि यहां पर भेजने की बजाय हम इस 2 को यहीं पर ही डिनोमिनेटर में भेज देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/4, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमें क्या निकालना है, I2 अपॉन I1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 टू 2। अगर हम इस वेरिएबल को देखते हैं तो हमने एक प्रॉपर्टी भी सीख रखी है डेफिनेट इंटीग्रेशन की। वो क्या है, इफ एन इंटीग्रेशन इज गिवन इन सच अ वे लाइक इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b fx dx, then we can simply change its variable. तो it can also be written as from a to b ft dt। तो केवल और केवल अगर हम वेरिएबल को भी चेंज कर देते हैं तो कभी कभी हमें इससे हेल्प मिल जाती है। वो क्यों, हम देख रहे हैं यहां वाले पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर हमें वेरिएबल जो दे रखा है वो कितना दे रखा है x, यहां पर वेरिएबल कितना दे रखा है t। खैर इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली जब ये इंटीग्रेट हो रहा होगा तो वहां पर जब हम लिमिट लगा रहे होंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू आ रही होगी वो एक कांस्टेंट की फॉर्म में आ रही होगी, यहां से भी कांस्टेंट की फॉर्म में आ रही होगी। तो वेरिएबल x एग्जिस्टेंस में नहीं रहेगा फाइनल आंसर के अंदर। इसी तरह यहां पर भी एग्जिस्टेंस में t वेरिएबल नहीं आ पाएगा जब फाइनल हम इंटीग्रेशन कर चुके होंगे। तो इसलिए कहीं पर भी हमें दिक्कत की बात नहीं है। तो हमने इस चीज को समझा और इस पर्टिकुलर पार्ट को हमने अपने डेफिनेट इंटीग्रेशन की नॉलेज से इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर लिया। ये हम लिख सकते हैं f ऑफ t को बस हमने x से इंटरचेंज कर लिया। ये हमारे पास हो जाएगा x इंटू 1 माइनस एक्स dx, और बाहर हमारे पास 1/4 है ही। अब आप इस I2 को अभी के लिए इक्वेशन नंबर a बोल सकते हो और इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर b बोल सकते हो। और अगर आप अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम अगर इस पर्टिकुलर की वैल्यू को निकालना चाहते हो तो I2 अपॉन I1 करते के साथ ही आप देख पा रहे हो ये पूरा जो फंक्शन है इसी पूरे फंक्शन के सिमिलर दिखाई दे रहा है डायरेक्टली। और हमारे पास यहां पर कितना बचेगा, अगर ये पूरा का पूरा एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहा है तो केवल और केवल 1/4 I1 का बच रहा है और I2 का ऊपर यहां पर कितना बचेगा 1। तो अल्टीमेटली हमारे पास कितना आ रहा है 1/4। तो यहां से वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 4, और यही हमारा रिक्वायर्ड रेशो और या ऐसा भी बोल सकते हो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। और अगर हम ऑप्शन भी देखते हैं क्योंकि सिंगल चॉइस टाइप का प्रॉब्लम है तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है द इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 टू 3/2 मॉडुलस ऑफ पाई स्क्वायर x इंटू साइन ऑफ पाई x dx इज इक्वल टू। बहुत सिंपल सा डायरेक्ट फॉरवर्ड इन्होंने प्रॉब्लम पूछ लिया है और इसकी हमें वैल्यू को बताना है। बहुत सिंपल है, आप इसको करना स्टार्ट करेंगे, बस सोचने का तरीका हमें थोड़ा सा देखना है। हम सबसे पहले एक काम करते हैं कि यहां पर एक छोटा सा साइन एक्स का एक ग्राफ बना लेते हैं। और साइन एक्स का ग्राफ भाई हमें पता है कुछ ऐसा टाइप का सा होता है। हमने 0 से लेकर 2π तक बना लिया है, थोड़ा रफ ग्राफ है, उसी के बेसिस पर हम सोचते हुए चल रहे हैं। देखो π/2 यहां पर आता है अप्रॉक्सीमेटली और 3π/2 यहां पर कहीं पर आता है अप्रॉक्सीमेटली। तो इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास -1।
और यहाँ पर तो 1 आ रही है हमारे पास, और ये 0 और ये भी 0, और ये तो 0 है ही हमारे पास। तो हमने क्या करा, इसको एक इंटीग्रेशन आई मान लिया और अपने इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को पहले लिख लिया -1 to 3/2 मॉडुलस ऑफ पाई स्क्वायर इंटू एक्स इंटू साइन ऑफ पाई एक्स का ये मॉडुलस हमने लगा के बंद कर दिया। अब जरा सोचते हैं, अगर हम बात करते हैं -1 से लेकर -3/2 तक, तो हमने क्या करा, एक नंबर लाइन भी बना ली और जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनको भी हमने लिख लिया है। अगर हम यहां पर ध्यान से देखते हैं -1 से लेकर 0 तक, अगर हम यहां पर -1 से लेकर अगर 0 तक जाते हैं साइन के अंदर, तो हमें पता है कि साइन माइनस थीटा कितना होता है हमारे पास, माइनस साइन थीटा। और -1 से लेकर 0 तक ये x भी हमें कैसी वैल्यू देगा, माइनस वाली वैल्यू देगा, 0 से जस्ट पहले और -1 के बाद वाली। तो -1 से लेकर 0 तक के बीच वाली जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी इसके लिए भी हमारे पास एक ऐसी वैल्यू दे रही है, नेगेटिव वैल्यू दे रही है, और इसके लिए भी कैसी वैल्यू दे रही है, नेगेटिव वैल्यू दे रही है। बस इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें ये समझ में आ पाएगा कि इसका माइनस और इसका माइनस, वो माइनस माइनस कितना हो जाएगा हमारे लिए, प्लस हो जाएगा। तो यहां के लिए हमें जो वैल्यू मिल रही है अपने इस एक्सप्रेशन की, वो कैसी मिल रही है, प्लस मिल रही है। इस चीज को ध्यान में रखना है। अब जब हम 0 से लेकर 1 तक चलते हैं तो हम देख रहे हैं, देखो पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है ना, तो इससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम 0 से लेकर 1 तक की बात करते हैं तो x कैसी वैल्यू दे रहा है, हमें पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, और साइन ऑफ पाई एक्स, इस पाई एक्स की वजह से भी साइन हमारे पास कैसा रहने वाला है, पॉजिटिव ही रहेगा। तो हमारे पास यहां पर भी जो वैल्यू आ रही है वो कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो इसका मतलब है कि हमें इस मॉड को नेगेटिव से ओपन करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, 1 से लेकर 3π/2, 1 से लेकर 3π/2 में इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव ही रह रही है, लेकिन जब हम यहां पर 3/2 कर रहे हैं या 1 से आगे, मतलब पाई से लेकर 3π/2, पाई से लेकर जब हम 3π/2 के बीच में जब हम जा रहे हैं, तो साइन के अंदर हम ग्राफ के थ्रू भी देख पा रहे हैं कि साइन की वैल्यू कैसी रहने वाली है हमारे पास, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव रहने वाली है। तो यहां पर ये नेगेटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव रह रही है, तो तब अल्टीमेटली हमें अपने मॉडुलस को किससे ओपन करना पड़ेगा, माइनस से। बस इसी छोटे से कॉन्सेप्ट को अगर आपने अपने माइंड में रखा और उस छोटे से ग्राफ को आपने अपने माइंड के अंदर रख लिया, तो आप इस प्रॉब्लम को बहुत ही ईजिली ब्रेक कर पाएंगे। तो हमने क्या करा, यहां पर लिमिट्स को ब्रेक कर लिया। हम देख पा रहे हैं -1 से लेकर चाहे तो 0 ले लो, -1 से लेकर 0, और चाहे आप डायरेक्टली भी -1 से लेकर 1 तक की वैल्यूज को ले सकते हो। तो ये यहां पर हमारे पास ये किससे ओपन हो रहा है, प्लस से, तो हमने प्लस साइन लगा दिया। वैसे इसको लगाने की जरूरत भी नहीं है कोई ऐसी। तो पाई स्क्वायर इंटू एक्स इंटू साइन ऑफ पाई एक्स dx प्लस, अगर ध्यान से देखते हैं इसकी वैल्यू 1 से लेकर 3/2 तक कैसी आ रही होगी, नेगेटिव। तो इसे हमें किससे ओपन करना पड़ेगा, नेगेटिव से, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 से लेकर 3/2, और ये हमने माइनस से ओपन कर ही दिया है, पाई स्क्वायर एक्स इंटू साइन पाई एक्स dx। बस इतना हमने कर लिया, हमारा प्रॉब्लम खत्म सा ही हो गया है। हमने देखा यहां पर -1 से लेकर 1 तक ये किस टाइप का फंक्शन हमें दिखाई दे रहा है, ये टोटल फंक्शन जो है इवन टाइप का दिखाई दे रहा है। और हम जानते हैं इवन फंक्शन के लिए इफ वी हैव लिमिट्स लाइक -a to a f of x dx, then it can be written as from 0 to a, और ट्वाइस टाइम हम इस फंक्शन को बोल सकते हैं f of x dx। बस इसी एक प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए हमने क्या करा, सबसे पहले तो इस पूरे में से, क्योंकि पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लिया, और यहां पर -1 से लेकर 1 तक को हमने क्या बोल दिया, 0 से लेकर 1 तक। क्यों, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है हमें कैसा दिखाई दे रहा है, इवन फंक्शन दिखाई दे रहा है क्यूमुलेटिवली। तो 0 से लेकर 1 तक ट्वाइस टाइम कितना हो जाएगा, x इंटू साइन ऑफ पाई एक्स dx, और यहां तो कोई चेंज है ही नहीं, तो इसको हम इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहां पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, बाई पार्ट्स। तो हमने बाई पार्ट्स लगा लिया है, और पाई स्क्वायर इन दोनों में से ही कॉमन लेके हमने बाहर कर दिया है, तो बाई पार्ट्स लगाया। हम देख पा रहे हैं इस x को तो हमें क्या मानना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन, और इसको क्या मानना पड़ेगा, सेकंड फंक्शन, क्योंकि ये जो x है ये हमारा फर्स्ट फंक्शन माने जाने के कारण जब हम इसे बाई पार्ट्स लगाएंगे तो ये डिफरेंशिएशन में कितनी वैल्यू दे रहा होगा, 1। तो ये हमने कर लिया। तो x इंटू साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस का कॉस ऑफ पाई एक्स डिवाइडेड बाय का पाई, माइनस x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, और साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का कॉस ऑफ पाई एक्स डिवाइडेड बाय पाई होल डिवाइडेड बाय पाई। पाई से हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं पाई एक्स, एक्स का कोफिशिएंट कितना है, पाई है,
तो जब हम डिफरेंशिएशन के अंदर चेन रूल लगाकर पाई अगर यहां पर होता अगर और इसको डिफरेंशिएट कर रहे होते साइन पाई एक्स को, तो चेन रूल के अकॉर्डिंगली पाई की मल्टीप्लाई हो रही होती, तो इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, उससे डिवाइड करते हैं कोफिशिएंट से। तो इस पूरे का भी हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। अब यहां पर एक समझने वाली बात यह है कि यार ये माइनस है, एक ये माइनस है, तो इसको हटा के हमने बाहर ही क्या बना दिया, इसको प्लस बना दिया। बस इतनी सी बात हमें समझनी है। और अभी के लिए जो फॉर्मूला और ये जो ग्राफ था ये सब हटा देते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें समझ में तो आ ही गई हैं हमारे। प्रॉब्लम इजी है, डायरेक्ट फॉरवर्ड है, बस हमें ब्रेक करना आना चाहिए कि किस तरीके से हमें अपने पर्टिकुलर क्वेश्चन को, प्रॉब्लम को ब्रेक करना है। ठीक है, इतना हो गया। अब हमने इसको भी इंटीग्रेट कर दिया, बाय पार्ट से ही इंटीग्रेट करेंगे और बिल्कुल वैसे ही इंटीग्रेट करेंगे जैसे कि हमने इसको इंटीग्रेट किया था। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, x इंटू, अगेन ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, सेकंड फंक्शन। तो हमने इसको लिख लिया x इंटू माइनस का कॉस ऑफ पाई एक्स डिवाइडेड बाय का पाई और माइनस, और x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, और साइन पाई x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का कॉस पाई एक्स डिवाइडेड बाय पाई, और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन, और यहां पर लिमिट अलग है और यहां पर लिमिट अलग है, तो इसलिए बिल्कुल भी कंफ्यूजन में नहीं रहना है। तो ये कितना हो रहा है हमारे पास, इस माइनस को भी भाई हमने बाहर निकाल के इसको क्या बना दिया, प्लस, और यहां पर ये कितना लगा हुआ है हमारे पास, 0 से लेकर 1 तक, और ये माइनस, अच्छा अब इस माइनस के अब अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, प्लस x इंटू कॉस ऑफ पाई एक्स होल डिवाइडेड बाय पाई, और इसके ऊपर हमें लिमिट कितनी लगानी है, 1 से लेकर 3/2, और यहाँ पर हमें लिमिट कितनी लगानी है, अगर हम ध्यान से देखें इस पूरे के पूरे पर, यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो, इसके ऊपर लिमिट लग जाएगी हमारी 0 से लेकर 1 तक, लेकिन क्योंकि जैसे ये तो पूरा का पूरा हो ही रहा था तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 0 से लेकर 1 तक हो गया है। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो यार हम देखो देख पा रहे हैं कि इसका इंटीग्रेशन कॉस पाई एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन पाई एक्स, तो हम डायरेक्टली यहीं पर ही इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर देते हैं, और डिवाइडेड बाय पाई भी करना पड़ेगा, तो कितना हो गया साइन पाई एक्स, और डिवाइडेड बाय पाई है ही, तो ये कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर। तो ऐसे में फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि जो लिमिट हमने केवल इस पर लगाने की कोशिश करी थी, पूरे के पूरे पर लिमिट लग जाएगी 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, इसी तरीके से बिल्कुल सेम टू सेम हम यहां पर भी कर सकते हैं कि ये जो 1 से लेकर 3/2, अभी हम केवल इतने छोटे से पोर्शन पे कर रहे थे, हम इस पूरे के पूरे पोर्शन पे भी लगा सकते हैं। बस करना क्या है, ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया था हमारे पास, और ये माइनस जब यहां पर लगेगा तो ये माइनस हो जाएगा, और कॉस पाई एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास कितना हो जाएगा, साइन पाई एक्स, और डिवाइडेड बाय पाई करेंगे, और एक पाई पहले से ही है तो ये कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर, और ये हमारे पास लिमिट लग जाएगी 1 से लेकर 3/2। बस इस पूरे के पूरे को हमने ये बंद कर दिया है, यहाँ पर ये पाई स्क्वायर है और ये ट्वाइस टाइम है ही। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर टाइम्स ट्वाइस टाइम। चलिए अब लिमिट लगाते हैं, तो हमने इस 1 को जब यहाँ पर रखा तो कॉस पाई, जब ये x की वैल्यू 1 हो जाएगी तो कॉस पाई हमारे पास कितना होता है, -1, और माइनस पहले से ही है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +1, तो x अपॉन हमारे पास ये x की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो 1 अपॉन पाई आ रहा है हमारे पास। ठीक है, और इसी 1 को फिर जब हम यहां पर रखेंगे तो साइन पाई कितना होता है हमारे पास, 0, तो ये वैल्यू तो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 0। फिर अब हम लोअर लिमिट को लगाएंगे, तो जब हम 0 जब यहां पर रखेंगे तो ये पूरा का पूरा ये 0 हो जाएगा, और जब हम यहां पर 0 रखेंगे तो ये भी पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 0 ही रहता है। तो माइनस का 0 आ गया, तो बेसिकली हमारे पास इतनी ही वैल्यू आ रही है इस पर्टिकुलर के लिए, और dx तो लगाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो तो उस पर्टिकुलर पार्ट के लिए था जो कि अभी हम इंटीग्रेट कर रहे थे। ठीक है, अब अगर हम यहां की बात करते हैं 3/2, अगर हम यहां पर लगाते हैं प्लस, इसके अंदर देख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास, जब हमने 3/2 लगाया तो cos 3π/2, ये cos 3π/2 हमारे पास वैल्यू कितनी आती है, 0। ध्यान से देखेंगे, अगर cos का अगर आप ग्राफ देख लेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू होती है cos 3π/2 की। तो बस इसी चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, तो ये 3π/2 आ जाएगा, तो ये वैल्यू होगी पूरी की पूरी 0, और जब हम 3π/2 जब यहां पर रखेंगे तो साइन 3π/2 ये हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाती है, -1, और माइनस पहले से ही है तो ये हमारे पास कितनी वैल्यू दे रहा होगा, +1, तो 1 अपॉन का पाई स्क्वायर हो गया है हमारे पास। अब लोअर लिमिट लगाने से पहले हमें माइनस लगाना पड़ेगा, और जब हमने 1 रखा तो यहां पर अगेन कॉस पाई जो है ये हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो गया और ये पाई हो गया है, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है माइनस का 1 अपॉन पाई, और उसके अलावा जब 1 को जब यहां पर रखेंगे तो ये साइन पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 0।
तो इतनी वैल्यू हमारे पास ये आ रही है, इसको बस हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2/पाई प्लस का 1/पाई² और माइनस माइनस प्लस मतलब 1/पाई। ये हो जाएगा हमारे पास 3/पाई, अच्छा ये पाई², ये हो जाएगा 3/पाई प्लस का 1/पाई², और इस पाई² के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 प्लस का 1। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये सिंगल चॉइस टाइप का प्रॉब्लम था तो हम देख लेते हैं, हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है 1 + 3 ये ही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम था, बस कैलकुलेटिव था। और कैलकुलेशन को अगर हम ट्रिगो के साथ अगर करते हैं, क्योंकि ट्रिगो की अगर नॉलेज रहेगी तो कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा इजीली हम समझ पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, तो प्रॉब्लम हमारा बिल्कुल मिनट्स के अंदर सॉल्व हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं, अप्रैल सेशन के ही। तो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है द इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई x + 3 टाइम्स ऑफ sin x अपॉन 1 + 3 cos² x dx इज इक्वल टू। बहुत सिंपल सा है, डायरेक्ट फॉरवर्ड है। हमें इसके अंदर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कोई भी एक ऑप्शन हमारा करेक्ट रहना है इसके अंदर, क्योंकि सिंगल चॉइस टाइप का ही हमारे पास प्रॉब्लम रहेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको हम इंटीग्रेशन i मान लेते हैं। कितना हो जाएगा ये हमारे पास 0 से लेकर पाई तक x + 3 sin x अपॉन 1 + 3 cos² x dx। और इसे देखते के साथ ही हमें समझ में आ रहा है, यहां पर हम एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f of x dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f of a + b माइनस का x dx। अब देखेंगे कि मोस्टली जितने भी हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन के जेईई मेंस लेवल पर प्रॉब्लम पूछे जा रहे हैं या प्रीवियसली भी अगर कभी पूछे गए हैं तो उसमें इस प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा हेल्प लग रहा है। तो हमने अभी के लिए इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया है, और जब हमने इस इंटीग्रेशन के अंदर ये प्रॉपर्टी को इंप्लीमेंट किया तो हम देख रहे हैं पाई + 0 कितना हो जाएगा पाई, और माइनस जब हम वेरिएबल करेंगे मतलब x करेंगे तो वो कितना हो जाएगा पाई माइनस x। तो देखते हैं इसको कितना हो रहा है 0 to पाई, और इस x को हम बोल सकते हैं पाई माइनस x + 3, ये एज इट इज ही चल रहा है, साइन पाई माइनस x, क्योंकि x को हमने किससे रिप्लेस करा है दिस a + b माइनस x से, अपॉन में 1 + थ्राइस टाइम ऑफ cos² पाई माइनस x dx। अब हम जानते हैं साइन 180 माइनस थीटा या पाई माइनस x जो होता है 180 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा ही होता है, एंड cos 180 माइनस थीटा कितना होता है माइनस का cos थीटा होता है। लेकिन क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो उस वजह से वो माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव। तो यहां पर अगर इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं 0 to पाई माइनस x + 3, और ये कितना हो जाएगा साइन x, और अपॉन में कितना रहेगा 1 + 3 cos² x dx। इसको अभी के लिए हम इक्वेशन नंबर अगर 2 बुला लेते हैं, इसको i बोल ही रखा है, और दोनों को अगर हम सम अप कर लेते हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई, क्योंकि हमारे पास जो इंटीग्रेशन के अंदर जो लिमिट्स दे रखे हैं वो सेम ही है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो माइनस x है और वो प्लस x है, ये दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर जो क्वांटिटी है हमारे पास 1 + 3 टाइम्स ऑफ cos² x, एक तो ये सेम आ रही है, ऊपर से हम न्यूमरेटर के अंदर sin x को क्या ले सकते हैं कॉमन, तो बचने वाली जो टर्म बच रही है x + 3 प्लस पाई माइनस x + 3, जो कि अगर हम ध्यान से देखेंगे x से माइनस x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचने वाली टर्म कितनी बचेगी हमारे पास पाई + 6 dx। इसको अभी के लिए हमने लिख लिया, और ये 2 भी चाहो तो आप यहां पर इसके पास भेज सकते हो। इसके अलावा हम एक और चीज देख रहे हैं, ये पाई + 6 तो क्या है हमारे पास कांस्टेंट है। sin x एंड cos² x के लिए ये जो फंक्शन है अभी कैसा वर्क कर रहा है इस इन लिमिट्स के लिए 0 से लेकर पाई तक के लिए, ये ट्रीट कर रहा है एक इवन फंक्शन की तरह पर, क्योंकि यहां पर भी अगर हम इस लिमिट को अगर पुट कर रहे हैं या इनके सम को अगर पुट कर रहे हैं पाई + 0 को, तो यहां पर इसके ऊपर जो माइनस साइन आ रहा था वो इस स्क्वायर से क्या हो रहा है कैंसिल आउट हो रहा है, और इसी तरीके से यहां पर भी कहीं कोई फर्क नहीं पड़ पा रहा है इन लिमिट्स का। तो अगर हम एक और अपनी प्रॉपर्टी को लगा देते हैं, वो प्रॉपर्टी होती है 0 to 2a f of x dx, और फंक्शन अगर इवन है तो हम इसे 2 को भी बाहर ले सकते हैं और बोल सकते हैं 0 से लेकर a तक इंटीग्रेशन में
इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज एफ ऑफ एक्स डी एक्स। बस इसी प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए हमने इसको लिख लिया आई इक्वल्स टू, और क्योंकि प्रॉपर्टी तो हम समझ ही चुके हैं कि हम क्या लगाने वाले हैं, उनको हम हटा देते हैं। और पाई प्लस 6 क्या है, एक कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले लेते हैं और डिनोमिनेटर में ये 2b हम भेज देते हैं। और क्योंकि ये फंक्शन इवन सा हमें दिखाई दे रहा है तो हम यहां से इस पाई में से अगर हम 2 ले लेते हैं तो हमारे पास ये लिमिट हो जाएगी पाई बाय 2, और फंक्शन हमारा कैसा का कैसा ही रहेगा, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ध्यान से देखेंगे, देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। उसके अलावा हम देख रहे हैं यहां पर अगर हम सब्स्टिट्यूशन अगर लगा देते हैं, कैसे, अगर हम cos x को क्या मान लेते हैं t, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। उसके अलावा जब हम x को जब कितना ले रहे हैं पाई बाय 2, तो t की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, पाई बाय 2 पर cos x की वैल्यू हो जाएगी 0, और जब x इक्वल्स टू जब हम 0 ले रहे होंगे तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1। तो ये हम यहां पर जब पुट कर देते हैं कितना हो जाएगा, पाई प्लस 6 इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 से लेकर 0 तक, और साइन एक्स डी एक्स की जगह कितना आ जाएगा, माइनस का डी टी, और डिवीजन में आ रहा है हमारे पास 1 प्लस 3t स्क्वायर, इस टाइप से आ रहा है। इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं, 3 को हमने कॉमन ले लिया तो ये 1/3 हो जाएगा, और अपॉन में यहां पर हमारे पास कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ऐसे 3 को हम बोल सकते हैं √3 का होल स्क्वायर। उसके अलावा हम एक और चीज छोटी सी समझ सकते हैं, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर इंटीग्रेशन के अंदर जो लिमिट्स हैं अगर उनको इंटरचेंज कर देते हैं तो एक माइनस वैल्यू हमारे पास आ जाती है। ऐसे भी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें एक माइनस दिखाई दे रहा है और ये लिमिट्स भी जो हैं बड़े से छोटी होती हुई दिखाई दे रही हैं, तो अगर हम इन लिमिट्स को इंटरचेंज कर देते हैं 0 से लेकर 1 तक, तो हमारे पास एक माइनस साइन और आ जाएगा बाहर, और उस माइनस से ये माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। अब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये हो गया है। इसको अगर हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो हम देख रहे हैं ये 1/x² प्लस a² टाइप का टर्म बन रहा है, जिसका इंटीग्रेशन कितना होता है, 1/a tan इनवर्स x/a। तो यहां से हमारे पास a की वैल्यू कितनी हो रही है, 1/√3। तो अगर हम यहां पर इस प्लस साइन को 1 मिनट के लिए हटा देते हैं, थोड़ा सा ऐसा सा ये सही सा देखो दिखाई दे रहा है, तो यहां पर ये हमारे पास कितना हो जाएगा, tan इनवर्स t/a, जो कि कितना है 1/√3, और 1/a भी आता है हमारे पास, और उस a की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1/1/√3। इस √3 से हम इस 3 को कैंसिल आउट करके कितना लेके आ जाएंगे डिनोमिनेटर में, √3, और इसके अंदर भी अब हम लिमिट को पुट कर देंगे। इसके अंदर लिमिट कितनी रखनी है, 0 से लेकर 1 तक। ध्यान देंगे कितना आ रहा है हमारे पास, पाई प्लस 6 अपॉन, यहां कितना बच रहा था, √3, बहुत सिंपल सा है। और यहां पर जब हमने देखा ये √3 ये t के पास चला जाएगा, और जब हमने t की जगह 1 वैल्यू को रखा तो ये कितना हो रहा है हमारे पास, tan इनवर्स √3 माइनस, जब हम लोअर लिमिट को रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 0। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, पाई प्लस 6 अपॉन √3 और इंटू, और tan इनवर्स √3 हमारे पास कितना होता है, पाई/3, मतलब 60 डिग्री को बोलते हैं। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, पाई इंटू पाई प्लस 6 अपॉन 3√3, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम था, बस थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन का ध्यान रखना था और डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज को भी ध्यान में रखना था। तो अगर हम देखते हैं सारे ही ऑप्शंस के अंदर पाई प्लस 6 केवल एक ही जगह आया हुआ है, एक पाई हो गया है और अपॉन में 3√3 हो गया है, तो सिंगल चॉइस प्रॉब्लम की होने की वजह से केवल एक ही ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट हो रहा है, और करेक्ट ऑप्शन भी ऐसा सही दिखाई दे रहा है। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ रही होंगी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 प्लस अंडर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस एक्स, और इस पूरे की मल्टीप्लीकेशन किससे कर रखिए, e⁻x से, प्लस अंडर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस एक्स, और इस पूरे की मल्टीप्लीकेशन किससे कर रखिए, e⁻−x से, एंड होल डिनोमिनेटर में कितना दे रखा है, e⁻x प्लस e⁻−x dx। इस पूरे की ही इंटीग्रेशन की हमें वैल्यू बतानी है, डायरेक्ट फॉरवर्ड है, ये भी बहुत ही सिंपल सा है। इसके अंदर बस हमें ध्यान रखना है कि जो अभी तक हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे थे वही प्रॉपर्टी का इसके अंदर यूज होने वाला है, और वो प्रॉपर्टी कौन सी है, इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f(x) dx इक्वल्स टू
ए टू बी ये हमने लिमिट ले रखी है और दोनों ही लिमिट्स का सम a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। उसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है हमारे पास माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, और अगर फंक्शन इवन है तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ट्वाइस टाइम ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। बस इतनी छोटी सी बात को बस हमने ध्यान में रखना है और हमारा प्रॉब्लम अपने आप ही होता चला जाएगा। तो हमने इस पूरे ही इंटीग्रेशन को कितना मान लिया, i मान लिया, और इसको लिखा -1 to 1, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस एक्स, इसकी मल्टीप्लीकेशन है e टू द पावर x से, प्लस अंडर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस एक्स, और इसकी मल्टीप्लीकेशन है e टू द पावर माइनस एक्स से, और होल डिवीजन में हमें कितना दे रखा है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स, कितना dx। बस हमने इसके अंदर अपनी इस प्रॉपर्टी को देखा, क्योंकि हम देख भी पा रहे हैं इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा सही है और लिमिट्स भी हमें बिल्कुल वैसी सी ही गिवन कर रखी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एक ये डाउट रहता है कि आखिर हमें कैसे पता लगेगा कि लिमिट कैसे लगानी है, किस तरीके की हमें प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है। डेफिनेट इंटीग्रेशन की टोटल 7 प्रॉपर्टी है और उसके अंदर मोस्टली हमें केवल 2 से 3 ही प्रॉपर्टी का हर बार यूज करना पड़ता है, कभी कभी तो केवल एक ही प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो यूज होने वाली प्रॉपर्टी है वो यही प्रॉपर्टी है जिसको कि हम यूज करते हैं, या फिर ये वाली प्रॉपर्टी रहती है इवन अगर हमारे पास फंक्शन आ रहा होता है। तो हमने देखा कि हमारे पास फंक्शन कुछ इस टाइप का सा आ रहा है और हमने इसके अंदर ये जो पहली प्रॉपर्टी हमने लिख रखी है इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, तो हमारे पास फंक्शन हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, -1 से लेकर 1 तक। ध्यान से देखेंगे जब हम a प्लस b कर रहे हैं तो 1 प्लस -1, तो ये कितना हो रहा है 0, और माइनस का x कर रहे हैं तो अल्टीमेटली हमारे पास 1 प्लस -1 माइनस एक्स कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली हमारे पास कितना आ रहा है, केवल माइनस का x ही आ रहा है। तो जहां जहां पर x होगा वहां पर हमें किससे रिप्लेस कर देना है, उसको -x से, क्योंकि हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं वो पहले वाली। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्सप्रेशन 1 प्लस अंडर रूट ऑफ, ध्यान से देखेंगे मॉडुलस के अंदर चाहे x हो चाहे -x हो, तो क्या उससे कोई फर्क पड़ पाएगा, नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम मॉडुलस को ओपन नहीं कर रहे हैं अभी। तो यहां पर तो ये मॉडुलस x का x ही रहेगा, लेकिन ये जो माइनस का x है इसको हमें किससे रिप्लेस करना है, इस x को किससे रिप्लेस करना है, माइनस के x से, तो कितना हो जाएगा प्लस का x, और e टू द पावर x का ये जो x है वो कितना हो जाएगा -x प्लस। बिल्कुल सिमिलरली हमारे पास यहां पर भी क्या हो जाएगा, मॉडुलस वाला जो x है वो तो एज इट इज ही रहेगा, क्योंकि चाहे अंदर प्लस क्वांटिटी हो चाहे माइनस क्वांटिटी हो, मॉडुलस में तो वो कैसी ही हो जाएगी, प्लस ही हो जाएगी। लेकिन ये जो बाहर x है इसके अंदर जब हम इसको -x लिखेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का x, और ये e टू द पावर -x की जगह जब हम x की जगह पर -x रखेंगे तो कितना हो जाएगा e टू द पावर x। ये छोटी छोटी सी चीजें अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन काफी इजीली हो जाएगा। यहां पर x की जगह -x और यहां पर x की जगह पर -x, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का x, dx हमारे साथ चल ही रहा है। अब यहाँ पर कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए तो हैं, लेकिन शायद हम अभी उन्हें पकड़ नहीं पा रहे हैं। हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर हमारा सेम रहा है, उसके अलावा हमारी लिमिट भी सेम है, उसके अलावा यहाँ पर कुछ चेंजेस हो गए हैं जिससे कि हम इनको डायरेक्टली एडअप नहीं कर सकते, लेकिन इस e की पावर x वाली इस टर्म के अंदर ये e की पावर x वाली टर्म तो हम एडअप कर ही सकते हैं। बस इतनी छोटी सी बात को बस हम अगर ध्यान में रखते हैं तो हमने इसको अभी के लिए इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया, और दोनों को जब हमने एडअप कर दिया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, ट्वाइस टाइम ऑफ इंटीग्रेशन i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, क्योंकि लिमिट सेम है -1 से लेकर 1 तक, तो ये दोनों को डायरेक्टली हम एडअप कर सकते हैं। हमारे पास डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है, e टू द पावर माइनस का x प्लस e टू द पावर x, और ध्यान देंगे अगर हम e टू द पावर x वाली टर्म को अगर एडअप कर रहे हैं तो हमने सबसे पहले e टू द पावर x को ही लिख लिया है, और हमारे पास जो टर्म्स आ रही हैं उनको हमने लिख लिया 1 प्लस अंडर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस का x प्लस एक ये वाली टर्म भी आ जाएगी हमारे पास अंडर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ x प्लस x। इसी तरीके से हमारे पास e टू द पावर माइनस x वाली टर्म के साथ भी कुछ टर्म्स आ रही होंगी जिनको कि हमने लिख लिया अंडर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस का x। इसके अलावा e टू द पावर x में एक ये वाली भी टर्म आ रही है, तो e टू द पावर माइनस x को कॉमन लेने पर हमारे पास ये टर्म और एडिशन में हो जाएंगी प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ x प्लस x। बस इतनी सी बात का बस हमें ध्यान रखना है, और अभी के लिए जो फॉर्मूला टाइप से जो हमने लिख रखा है इनको भी हटा देते हैं, क्योंकि समझ में तो हमें आ ही गया है कि करना क्या है, बस हम वर्किंग फ्लो को देखना चाहते हैं।
तो इतना ये हमने ले लिया है। अब हम देख पा रहे हैं कि ये जो e की पावर x के अंदर जो टर्म है और e की पावर माइनस x के अंदर जो टर्म है वो दोनों की दोनों सिमिलर टर्म है। हम इन दोनों ही सिमिलर टर्म को जैसे ही कॉमन लेंगे हमारे पास क्या कॉमन आ रहा होगा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। तो अगर अगले स्टेप में हम इन दोनों ही क्वांटिटीज को अगर कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या हमारे पास न्यूमरेटर में, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। और नीचे भी हमारे पास कितना अवेलेबल है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। इतनी छोटी सी बात को जैसे ही हम समझ पाते हैं, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x से न्यूमरेटर में अवेलेबल होने वाले नेक्स्ट स्टेप में e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को हम कैंसिल आउट कर पाएंगे। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो कैसा आ जाएगा, i इक्वल्स टू, ये 2 को भी हमने यहां पर भेज दिया है, इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1। ध्यान से देखेंगे, बचेगा हमारे पास केवल और केवल 1 प्लस अंडर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस का x प्लस अंडर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ x प्लस का x। चाहे ये टर्म पहले लिख दो यहां पे, चाहे ये टर्म बाद में लिख दो, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इतना होके ये हमारे पास कितना आ जाएगा, dx। बस अब अगर हम इस फंक्शन को देखते हैं तो हम देख पा रहे हैं ये एक इवन फंक्शन की तरह ट्रीट कर रहा है। कैसे, अगर हम यहां पर इसके अंदर x की जगह माइनस x रखते हैं तो ये वाली टर्म बन जाएगी और ये वाली टर्म बन जाएगी। तो दोनों ही टर्म आपस में इंटरचेंजेबल है, तो ये एक इवन फंक्शन की तरह बिहेव करेंगी। तो हम यहां पर लिमिट्स को भी चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। तो हमारे पास एक्सप्रेशन हो जाएगा, एक काम करते हैं यहां पर लिख लेते हैं पहले। तो हमारे पास एक्सप्रेशन हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 0 से लेकर 1 तक लिमिट, और हम यहां पर 2 को आगे ले सकते हैं। तो एक्सप्रेशन हो गया हमारे पास i इक्वल्स टू 2 और अपॉन में 2 था ही पहले से, लिमिट हो जाएगी हमारे पास 0 से लेकर 1 तक। और ये हमारे पास फंक्शन कैसा हो रहा है, 1 प्लस अंडर रूट ऑफ, ध्यान से देखेंगे, मॉडुलस ऑफ x प्लस x तो हमारे पास रहा ही रहा, और ये भी हमारे पास रहा मॉडुलस ऑफ x माइनस x dx। हम यहां पर एक चीज और ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब हमने इस इवन फंक्शन को लिया 0 से लेकर 1 तक, तो हमारे पास ये जो x है ये तो पॉजिटिव ही रहने वाला है। जब x हमारे पास पॉजिटिव ही रहने वाला है तो अगर हमने इस मॉडुलस को हटा दिया, इवन फंक्शन तो था ये यहां तक, जिसकी वजह से हमने अपनी इन लिमिट्स को थोड़ा सा सही तरीके से लिखा प्रॉपर्टी लगाकर। लेकिन जब हमारे पास लिमिट हो गई 0 से लेकर 1 तक, तो हम देख रहे हैं हमारे पास x तो कैसा रहने वाला है, पॉजिटिव, तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास इस अंडर रूट के अंदर क्या वैल्यू हो जाएगी, x माइनस एक्स, तो ये तो अपने आप ही क्या हो जाएगी, 0। और जब हम इस अंडर रूट की बात करेंगे तो यहां पर ये मॉडुलस जब हट जाएगा, क्योंकि x क्या आने वाला है हमारे पास 0 से लेकर 1 तक, मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी, तो ये कितना हो जाएगा, पॉजिटिव x, और पॉजिटिव x पहले से ही अवेलेबल है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास x प्लस x 2x। इस 2 से आपने इस 2 को उड़ा दिया तो आपके पास अल्टीमेटली कितना आ रहा है, 0 से लेकर 1 तक। और इंटीग्रेशन जो आप कर रहे हो वो किसका कर रहे हो, 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 2x का। अब इसे इंटीग्रेट करना तो कहीं कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, 1 को इंटीग्रेट कर दोगे x आ जाएगा, √2x को इंटीग्रेट करोगे तो कितना हो जाएगा, √2 को बाहर कर लिया, x की पावर 1/2 था तो ये कितना हो जाएगा, x की पावर 3/2 अपॉन का 3/2। और इसके अंदर आपको लिमिट्स लगानी है 0 से लेकर 1 तक। बस इसको आपने सॉल्व कर लिया है, हमने इसके अंदर लिमिट पुट कर दिया, अपर लिमिट को रखा तो ये कितना हो गया, 1 प्लस √2, और ये 2 भी ऊपर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा 2√2 अपॉन का 3, और x की जगह 1 रखा तो 1 हो गया, माइनस ऐसे 0 को रखेंगे तो ये 0, ये भी 0, तो पूरा का पूरा 0 हो गया। तो हमारे पास फाइनल वैल्यू कितनी आ रही है, 1 प्लस 2√2 अपॉन 3, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर हम देखें हमारे पास इन चारों ऑप्शन में केवल एक यही ऑप्शन ऐसा सा आता हुआ दिखाई दे रहा है, 1 प्लस 2√2 अपॉन 3, जो कि हमारे करेक्ट आंसर से मैच कर रहा है, और क्योंकि सिंगल चॉइस टाइप का प्रॉब्लम था तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, इसमें क्या बोल रखा है, द इंटीग्रल 0 to पाई 8x dx अपॉन 4 cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू, बिल्कुल ये भी डायरेक्ट फॉरवर्ड ही कर रखा है इन्होंने। हम देख रहे हैं मोस्टली जितने भी जो प्रॉब्लम्स दे रखे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के, वो मोस्टली एक ही फॉर्मूले के ऊपर चल रहे हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a, ये एक ही प्रॉपर्टी है हमारे पास, f of x dx। तो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f of a प्लस b माइनस x dx। ऐसा हम क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x के साथ ये x
बिल्कुल जैसे वो जो एक कहावत कही जाती है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो उस टाइप से एक्स यहाँ पे फंसा हुआ है। इस एक्स को बस हमें यहाँ से रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए हम देख भी पा रहे हैं पाई प्लस 0 माइनस एक्स जब हम करेंगे तो यहाँ पर ये पाई माइनस एक्स करके ये एक्स तो हमारा रिमूव हो जाएगा, लेकिन इनके ऊपर ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। और वैसे भी साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, आपका साइन थीटा होता है, लेकिन कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर ये स्क्वायर हो रहा है तो इस वजह से वो माइनस भी हमारा प्लस हो जाएगा। तो हमने क्या करा, अभी के लिए ऐसे पूरे इंटीग्रेशन को आई लिख लिया और क्या बोल दिया, 0 to पाई 8x dx होल अपॉन 4 cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। और हमने क्या करा, इसको अभी के लिए इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया और अपनी इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इसको बोल सकते हैं 0 to पाई 8 ऑफ x को लिख देंगे पाई प्लस 0 माइनस एक्स, मतलब पाई माइनस एक्स dx, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा हमारे पास 4 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। बस इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया, ये हो जाएगा 0 to पाई 8 टाइम्स ऑफ पाई माइनस एक्स dx, ये तो एज इट इज रहेगा, और डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। इसको आपने अभी के लिए इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया और ये आई तो था ही हमारे पास। हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड अप कर दिया तो ये कितना आ रहा है, 2i इक्वल टू, ध्यान देंगे लिमिट तो हमारे पास सेम ही है, डिनोमिनेटर भी भाई हमारे पास सेम हो रहा है, और यहां पर हम देख रहे हैं 8 को भी भाई हमने कॉमन ले लिया है। तो जो बच रहा है उसको हमने ऐड किया तो x प्लस पाई माइनस एक्स, तो बच कितना रहा है हमारे पास, केवल और केवल पाई, और dx हमने लिख लिया है। इस 2 से हमने इस 8 को 4 टाइम कैंसिल कर दिया है। और हम ये भी देख रहे हैं कि ये जो cos स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स है, ये कैसा सा फंक्शन हमें दिखाई दे रहा है, ये इवन टाइप का फंक्शन हमें दिखाई दे रहा है। तो इवन फंक्शन के लिए भी हम प्रॉपर्टी जानते हैं, 0 से लेकर ट्वाइस ऑफ a तक अगर हमने लिमिट लगा रखी है किसी फंक्शन f ऑफ x और dx पर, इवन फंक्शन के केस में केवल, तो इसको लिखा जा सकता है ट्वाइस टाइम ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a f ऑफ x dx। बस इस छोटी सी बात को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ से 2 को कॉमन ले लिया है, तो हमारे पास हो रहा है इंटीग्रेशन i इक्वल टू ट्वाइस टाइम, और 2 की 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगेन वो कितना हो जाएगा 8, और पाई को भी हमने बाहर कर लिया है, हो जाएगा 0 से लेकर पाई बाय 2 dx अपॉन कितना हो रहा है हमारे पास 4 cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे cos भी है साइन भी है और दोनों की कैसी पार है, सेम है और इवन पार है। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें इंटीग्रेशन का वो रूल याद आएगा कि जब डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास इवन पार में हमारे पास साइन और कॉस की टर्म आती है तो हम किससे डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के अंदर कॉस की इवन पार से, जितनी हमारे पास इवन पार है। तो साइन और कॉस की टोटल ये जो इवन पार है वो कितनी बैठ रही है, क्योंकि एडिशन में है तो इसलिए सिमिलर पार आ रही हैं, तो हम उसी के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। पार है हमारे पास 2, तो हम कॉस स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही डिवाइड करेंगे। तो कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करने से पहले हम एक काम करते हैं, ये फॉर्मूलाज को हटा देते हैं और हमारे पास ये हो जाएगा i इक्वल टू 8 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर पाई बाय 2, और ये हो रहा है dx। जब हमने cos स्क्वायर एक्स से जब न्यूमरेटर में जब डिवाइड किया तो हम कितना पा रहे होंगे यहाँ पे sec स्क्वायर एक्स dx, और जब हम डिनोमिनेटर के अंदर जब डिवाइड करेंगे cos स्क्वायर एक्स से तो ये हो जाएगा 4 प्लस का sin स्क्वायर एक्स को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स। बस इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने अब tan x को तो क्या मान लिया t, यहाँ से कितना मिल रहा है हमें sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt, और लिमिट के लिए हमने क्या करा, जब x इक्वल टू पाई बाय 2 था तो t कितना आ रहा है इन्फिनिटी, और जब x इक्वल टू 0 आ रहा है तो हमारे पास t कितना आ जाएगा 0, tan 0 0 होता है। तो हमारे पास ये वैल्यू हो रही है 8 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर इन्फिनिटी dt अपॉन 2 का स्क्वायर, 4 को बोल सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, और ये अगेन हमारे पास बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन आ गया है। इसको भी लिख सकते हैं 8 पाई 1 अपॉन 2 tan इनवर्स t अपॉन 2, और लिमिट लगा देंगे 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। इस 2 को भी भाई हम बाहर कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4 पाई, और लिमिट को जब हमने पुट करना स्टार्ट करा तो ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स
इन्फिनिटी, क्योंकि 2 से डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, इन्फिनिटी के लिए तो सब चीज़ इन्फिनिटी ही है, माइनस tan इनवर्स 0, 0 के लिए भी सेम टू सेम ऐसा है, 0 के अंदर कुछ मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, रियल नंबर की बात चल रही है। तो अगर हम tan इनवर्स इन्फिनिटी की बात करते हैं तो 4 पाई, देखो इसकी वैल्यू तो देखो कितनी आ रही है, 0 आ रही है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, π/2। बस इसी चीज़ को बस हमें ध्यान रखना है, π/2 हो गया, 2 से हमने इस 4 को उड़ा दिया ट्वाइस टाइम, तो कितनी वैल्यू आ रही है हमारे पास, 2π², और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2π² भी भाई हमें गिवन कर रखा है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। और बहुत ही सिंपल टाइप का प्रॉब्लम था, बिल्कुल डायरेक्ट फॉरवर्ड था।